हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कल की वीडियो में हमारा जो सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक था प्लेसेंटा वो कंप्लीट हो गया है। उसी के साथ जो हमारी सेकेंड यूनिट है वो कंप्लीट हो गई है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट। लिख दिया है मैंने यहाँ पे। थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है रीजनरेशन अर्थात पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है आपको। पुनरुद्भवन पुनः उत्पत्ति, यानी कि उत्पत्ति किसकी, पुनरुद्भवन का अर्थ होता है कि कोई भी शरीर का भाग यदि टूट गया है तो उसका पुनः उत्पन्न होना, ये क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन की क्रिया। ठीक है। अब क्योंकि हम जूलॉजी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो हमें केवल मनुष्य में ही नहीं अपितु जितने भी छोटे मोटे जितने भी जीव जंतु हैं सब में यह पता होना चाहिए कि पुनरुद्भवन की क्रिया क्या सभी में समान होती है या अलग होती है या किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले यदि हम बात कर ले इसकी परिभाषा की कि क्या समझते हैं आप। यदि मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आया कि पुनरुद्भवन को परिभाषित कीजिए तो कैसे परिभाषित करेंगे आप। तो इसकी परिभाषा लिख देती हूं मैं। जीव के टूटे हुए भाग की मरम्मत, पुनर्निर्माण या पुनर्भरण की क्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी जीव के शरीर का कोई अंग या भाग टूट गया है तो या तो उसकी मरम्मत होना, ठीक है, मरम्मत का मतलब क्या समझते हैं आप, कि उसका वापस से ठीक हो जाना, या फिर उसके स्थान पे किसी नए भाग का आ जाना, जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन। बेसिकली जो पार्ट टूट गया है, डैमेज हो गया है, या तो वो वापस से बन जाएगा या फिर उसकी जगह पे कुछ और उत्पत्ति हो जाएगी, तो उस क्रिया को कहते हैं पुनरुद्भवन। ठीक है। इसलिए दोनों टर्म्स लिख दिए मैंने यहाँ पे, मरम्मत पुनर्निर्माण। मरम्मत का मतलब होता है ठीक हो जाना, पुनर्निर्माण दोबारा बन जाना, या पुनर्भरण। पुनर्भरण एक अलग शब्द देख रहे हैं। पुनर्भरण का मतलब होता है कि उसकी भरपाई किसी और तरीके से कर दी जाएगी। ठीक है, उसे किसी और तरीके से कवर अप कर दिया जाएगा। तो इस एंटायर प्रोसेस को कहते हैं पुनरुद्भवन की क्रिया। अब ये जो पुनरुद्भवन की क्रिया है, ये जो पुनरुद्भवन की क्रिया है, ये जीवों में अलग अलग तरीके से देखी जा सकती है। कि मतलब कैसे बताएंगे आपकी किसी भी, देखिए सभी जीव तो समान होते नहीं है, तो सबकी कार्य की भी समान नहीं होती है। तो पुनरुद्भवन की जो क्रिया है वो सभी जीवों में अलग अलग तरीके से होती है, और उनके अंदर उपस्थित जो अलग अलग जैविक क्रियाएं होती हैं उसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि ये जो है क्रिया पुनरुद्भवन को दर्शा रही है। तो वे कौन कौन सी क्रियाएं हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कहते हैं पुनरुद्भवन की जैविक क्रिया। मैंने अभी आपको बताया कि पुनरुद्भवन क्या है, मरम्मत, पुनर्निर्माण या पुनर्भरण। इन तीनों में से यदि कोई भी प्रोसेस कोई एनिमल फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स कि वो रीजनरेशन के प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। रीजनरेशन का मतलब ये नहीं है कि नए अंग का ही निर्माण, जी नहीं, मरम्मत भी हो सकती है, रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, या फिर उसको कवर अप करना भी हो सकता है। ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी, पुनरुद्भवन। तो वे कौन कौन सी जैविक क्रिया हैं। तो जैविक क्रिया में तो सबसे पहली जैविक क्रिया पढ़ेंगे आप, वो है कार्यकीय पुनरुद्भवन। ठीक है, कार्यकीय पुनरुद्भवन, इंग्लिश में इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल और रेपिटेटिव रीजनरेशन। टर्मिनोलॉजी हिंदी और इंग्लिश दोनों की लेके चलेंगे आप। देखिए नाम से पता चल रहा है आपको फिजियोलॉजिकल, यानी कि किसी ना किसी कार्य से संबंधित, और रेपिटेटिव का मतलब होता है जो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, रिपीट से बना है रेपिटेटिव। ठीक है, कि कोई भी चीज जो बार बार में रिपीट हो रही है। इसका वेरी वेल एग्जाम्पल है, आपको पता है कि यदि हम स्तनियों की या मैमल्स की बात करें तो हमारे अंदर जो आरबीसी होती है, ठीक है, आरबीसी यानी कि
लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जो होती है, रक्ताणु जो होते हैं वो आपको पता है कि नष्ट होते हैं और दोबारा बनते हैं। ऐसा नहीं है कि नष्ट हो गए हैं तो आपको पता लग रहा है या आपके ऑर्डर पे वो बन रहे हैं, जी नहीं, वो अपने आप नष्ट होती हैं और अपने आप बनती जाती हैं। क्यों बननी जरूरी है आपको पता है, आपके शरीर में ब्लड को मेंटेन रखने के लिए, ब्लड के निर्माण के लिए लाल रक्त कणिकाएं जो है लगातार यदि नष्ट हो गई हैं आपको पता भी नहीं लगता और उनका पुनर्भरण यानी कि अपने आप वो उस चीज को कवर अप कर लेती हैं, यानी कि नष्ट भी होती हैं और बनती भी जाती हैं। तो स्तनियों में आरबीसी के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो एक तरीके का कार्यकीय पुनरुद्भवन है। देखिए इसको कार्यकीय क्यों बोला, क्योंकि यदि आरबीसी बार बार फॉर्म नहीं होगी तो जो आपकी फिजियोलॉजी है, ठीक है, जो आपकी ब्लड से रिलेटेड जो फिजियोलॉजी है, पूरी आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी अफेक्टेड होगी उस चीज से, तो वो अफेक्टेड ना हो इसीलिए ये बिना किसी रुके या बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बैरियर के लगातार रिपीटेडली बनी रहती है। इसीलिए इसको हमने कह दिया फिजियोलॉजिकल और रेपिटेटिव, यानी कि किसी भी तरह से ये फिजियोलॉजी को अफेक्ट ना करे और बार बार दोबारा ये बनती रहे, इसीलिए इसको हमने रेपिटेटिव भी कह दिया। अब आरबीसी के अलावा भी कुछ और कोशिकाएं होती हैं जो बनती हैं, जैसे कि नासा उपकला की कोशिकाएं, नासोफैरिंजियल रीजन, ठीक है, श्वसन से संबंधित है जो, और आहार नाल तथा जनन से संबंधित अंतराली कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं। ऐसा नहीं है कि ये सब एक बार बन गई तो दोबारा नहीं बनेंगी, जी नहीं, आरबीसी के अलावा ये वो कुछ कोशिकाएं हैं जो शरीर में यदि नष्ट हो गई हैं तो वो दोबारा बनती रहती है, यानी कि उनका पुनर्निर्माण होता रहता है। और ऐसा क्यों जरूरी है, ताकि जो आपके शरीर की कार्यकी है वो लगातार चलती रहे बिना किसी रुकावट के, यानी कि इन कोशिकाओं की वजह से किसी भी तरह की परेशानी का सामना स्तनियों को या जो भी मनुष्य कह लीजिए, हायर एनिमल्स कह लीजिए, उन्हें ना देखना पड़े। इसलिए ये चीज लगातार, ये जो क्रिया है वो लगातार चलती रहती है, इसीलिए इसका नाम है फिजियोलॉजिकल और रेपिटेटिव। ठीक है, समझ गए आप, बिल्कुल सिंपल सी चीज थी। सेकंड बताती हूं मैं आपको, जो सेकंड है इसको रब कर देते हैं और सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है क्षतिपूरक। क्या है? क्षति पूरक अतिवृद्धि। ठीक है, क्षति पूरक अतिवृद्धि, इंग्लिश में कहते हैं इसको कंपेंसेटरी ठीक है। कंपेंसेटरी क्या होता है? देखिए बेटा, कोई भी चीज होती है उसका आप कंपेंसेशन देते हैं कि चलिए ये नहीं है तो इसकी जगह पे ये सही है। ठीक है, कंपेंसेशन का मतलब होता है कि यदि आपको किसी को पुरस्कृत करना है या किसी को सम्मान देना है या किसी को स्पेशल कुछ उसको बेनिफिट देना है तो उसको बोलते हैं कंपेंसेशन देना हम उसको। ठीक है, उसको कुछ किसी ना किसी तरह से हम संतुष्ट कर देते हैं कि ये नहीं तो ये सही, तो उसको हम बोलते हैं कंपेंसेशन, यानी कि क्षतिपूर्वक। यानी कि आप अपने आसपास देखते हैं यदि किसी का एक्सीडेंट हो गया है या किसी की इस तरीके पर डेथ हो जाती है तो जो गवर्नमेंट होती है वो उसको किसी ना किसी तरह का कंपनसेशन देती है। कंपनसेशन का मतलब ये होता है कि वो उस इंसान को तो वापस ला नहीं सकती, लेकिन उसकी कमी वो किसी दूसरी तरह से पूरी कर सकती है, तो उसे हम कहते हैं कंपनसेशन देना। ठीक है, तो कंपेंसेटरी रीजनरेशन, यानी कि जो क्षतिग्रस्त भाग है उसकी जगह कोई और ऊतक या अंग ले ले या फिर उसकी जगह कोई और अतिवृद्धि हो जाए। तो इस प्रकार की अतिवृद्धि में एग्जाम्पल ले रहे हैं आप कि जैसे यदि हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स की किडनी का एग्जाम्पल है। ठीक है, किडनी का एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको। यदि मान लीजिए मैमल्स की जो किडनी है वो यदि डैमेज हो गई, ठीक है, यदि मैमल्स की जो किडनी है मान लीजिए वो डैमेज हो गई, पेयर में होती है, अब मान लीजिए डैमेज हो गई तो डैमेज होने के बाद में दोबारा तो वो बनने से रही, आपको पता है कि दोबारा तो वो बनने से रही। तो कंपनसेशन का मतलब क्या है कि क्षतिपूर्ति कर जाती है
कि मान लीजिए पेयर में है किडनी, तो एक किडनी डैमेज हो गई यदि, तो दूसरी किडनी तो नहीं बन सकती, लेकिन जो किडनी डैमेज हुई है उसकी जगह पे जो पहले से उपस्थित जो किडनी है वो अपने आकार में वृद्धि कर लेती है। क्या कर लेती है? अपने आकार में वृद्धि कर लेती है। और जो दूसरी किडनी होती है, यानी कि जो पेयर में है, यानी कि जो युग्मित जो दूसरी किडनी थी जो डैमेज हो गई है, उसकी कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश करती है। इस तरह की जो रीजनरेशन है या इस तरीके का जो पुनरुद्भवन है उसे कहते हैं क्षति पूरक अतिवृद्धि। कि यानी कि जिसको क्षति हो गई है, अब उसको तो क्षति हो गई, वो तो दोबारा बन नहीं सकता, लेकिन उसकी जगह जो उपस्थित जो पहले से उपस्थित जो एक किडनी थी वो क्या करती है? आकार में बड़ी हो जाती है और उस दूसरी किडनी का जो कार्य है उसको करने की पूरी कोशिश करती है। ठीक है, तो इसी को हमने कह दिया क्षति पूरक अतिवृद्धि। थर्ड देखते हैं। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है पुनः पूरक। पुनः पूरक या पुनः स्थापक पुनरुद्भवन। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको रिपैरेटिव और रिसोर्टिव। पुनः स्थापक को कहते हैं रिसोर्टिव रीजनरेशन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल बताती हूं मैं आपको। यदि बात करें हम इसके एग्जाम्पल की, तो आपको पता है कि यदि हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, हायर एनिमल्स की बात करें, तो आपके शरीर में यदि चोट लग जाती है, तो ऐसा तो नहीं है चोट लग गई है तो आप मान लीजिए कोई वाउंड हो गया, चोट लग गई, घाव हो गया आपको, तो ऐसा तो नहीं है कि वो घाव हील नहीं होता, भरता नहीं है, भरता है ना। तो वो घाव का भरना ही क्या है? पुनः पूरक या पुनः स्थापक। ठीक है, क्या है? पुनः पूरक, रिपारेटिव या रिसोर्टिव। ठीक है, कि उसकी जगह में ब्लड क्लॉट होता है, एक लेयर बनती है, धीरे धीरे वो लेयर आपकी डर्मिस जो होती है, जो आपकी बॉडी की जो ऑलरेडी जो लेयर होती है, जो डर्मिस होती है, उसी के कलर कॉम्बिनेशन में आ जाती है। और इसी तरह से जो जहां पे आपके वाउंड हुआ है, चोट लगी है, वो जो पार्ट है वो दोबारा से भर जाता है। ये तो हमने बात करी इस तरह की। अब यदि आपने अपने घरों में देखी हो छिपकली, ठीक है, छिपकली यदि आपने देखी हो, तो छिपकली की जो पूंछ होती है यदि वो कट जाती है, तो उस पूंछ जिस भाग से कटी है उसी भाग से वो जो है नई पूंछ, मतलब जो है उसकी रियल जो टेल थी उसका फॉर्मेशन वो कर लेती है। कहने का मतलब ये है कि यदि उसकी पूंछ कट गई है तो वो पूंछ जो है दोबारा निर्मित हो जाती है। उसे ही हमने कह दिया रिपार्टिव, यानी कि किसी विशेष पार्ट का दोबारा बन जाना। री का मतलब दोबारा और पार्टिव का मतलब पार्ट का। ठीक है, तो छिपकली की पूंछ का कट के दोबारा बन जाना ही क्या है? रिपार्टिव रीजेनरेशन। ठीक है, और पुनः स्थापक क्यों बोला हमने? क्योंकि उस जगह पे दूसरी स्थापना हो गई ना भाई। पूंछ का पार्ट यदि टूट गया तो उसकी जगह पे कोई उसके आगे दूसरा स्थापना हो गई, नए पार्ट की स्थापना हो गई, तो उसकी तो क्षतिपूर्ति हो गई ना, हैंड टू हैंड। तो उसको ही हमने क्या बोला? पुनः स्थापक या पुनः पूरक पुनरुद्भवन। अब ये तो बात हो गई छिपकली की। मैमल्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब हमारे चोट लग जाती है, वाउंड हो जाता है, तो उस वाउंड का हील होना ही क्या है? पुनः पूरक या पुनः स्थापक पुनरुद्भवन। चलिए लिख देती हूं मैं यहाँ पे। वाउंड हीलिंग, इसका मतलब होता है घाव का भरना। ठीक है, घाव का भरना। और यदि हम बात करें तो छिपकली में पूंछ निर्माण की क्रिया। ठीक है, ये आपको छिपकली में बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल दिया है मैंने। आप अपने आसपास आराम से इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि पुनरुद्भवन की जैविक क्रिया, यानी कि बेसिकली अलग अलग एनिमल्स में किस तरह से आप पुनरुद्भवन की क्रियाओं को देख सकते हैं या देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पुनरुद्भवन की विशेषताएं क्या होती हैं, क्या इंपॉर्टेंस है पुनरुद्भवन की, क्यों हो रहा है। कोई भी फंक्शन यदि हो रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस तो होगी। तो फटाफट से अब हम देख लेते हैं पुनरुद्भवन की विशेषताएं। अब यदि बात करें हम कि मैंने आपको बताया अभी कि पुनरुद्भवन की विशेषताएं बताऊंगी मैं आपको कि
पुनरुद्भवन की क्या क्या विशेषताएं होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोसेस यदि हो रहा है तो उसकी कोई विशेषता नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, नहीं। जितने भी प्रोसेस बॉडी में होते हैं उन सबके अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन सबकी अपनी कुछ इंपॉर्टेंस होती है। तो ये आप 5 विशेषताएं देख रहे हैं, मैंने क्लियरली लिख दी है यहाँ पे। पहली विशेषता यदि हम बात करें रीजनरेशन की, पहली विशेषता, ये 5 विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पहली विशेषता, यह संरचना विकास क्रमों का पुनः जागृत होने की क्रिया है। यानी कि कहने का मतलब यह है, संरचना विकास प्रक्रम मतलब आपकी बॉडी किस तरीके से बन रही है। बॉडी बन गई है, बॉडी के बनने की क्रिया नहीं है ये बॉडी बनने के बाद में यदि किस तरह का उसमें मिसहैपनिंग हो गई है तो उसके रीजनरेट होने की का प्रक्रम है ये, तभी तो नाम है इसका पुनरुद्भवन। पुन का मतलब होता है दोबारा, वापस से, ठीक है। तो उसकी पुनः जागृत होने की क्रिया है, यानी कि उसके वापस बनने की क्रिया है, प्रोसेस है। सेकंड, इस क्रिया में विभेदित कोशिकाएं, विभेदित मतलब देखिए, एक तो विभेदन हमने पढ़ा था कहाँ, विदलन के अंदर, ठीक है। दोबारा यहाँ देख रहे हैं, इस क्रिया में विभेदित कोशिकाएं निर्विभेदित, निर्विभेदित का मतलब है दोबारा वापस से निर्विभेदित होकर पुनः निर्माण करती हैं तथा यह क्रिया मेटाप्लेशिया कहलाती है। 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है कि व्हाट इज मेटाप्लेशिया। तो आप क्या बोलेंगे कि पुनरुद्भवन की क्रिया के दौरान जो विभेदित कोशिकाएं होती हैं वो वापस से निर्विभेदित होकर पुनः उस अंग का निर्माण करती हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं मेटाप्लेशिया। थर्ड, यह क्रिया प्राकृतिक क्षतियों, दुर्घटनाओं के द्वारा उत्पन्न क्षति के बाद ही देखी जाती है। सिंपल सी बात है, रीजनरेशन कब होगा, जब कोई दुर्घटनावश जो अंग था वो टूट गया, ठीक है, या नेचुरली कोई ऐसा प्रोसेस हुआ, नेचुरली जो भी अंग था वो टूट गया जिसमें हमारा कोई रोल नहीं था, आर्टिफिशियल नहीं था, वो बाय नेचर था, किसी भी वजह से, नेचर के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक क्षति या तो किसी भी प्रकार का नेचुरल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी उसको नेचुरली, या फिर दुर्घटनावश वो जो अंग था जो पहले से निर्मित था वो टूट गया और उसके द्वारा उत्पन्न क्षति के बाद ही पुनर्निर्माण की क्रिया होगी या पुनरुद्भवन की क्रिया होगी। अपने आप ही नहीं होगी कि ऑटोमेटिक ही बॉडी में हो जाएगी, जी नहीं। जब वो अंग दुर्घटनावश या किसी प्राकृतिक क्षतिवश टूटेगा उसके बाद ही रीजनरेशन का प्रोसेस फॉलो अप होगा। नेक्स्ट, पुनरुद्भवन की क्षमता अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि अलग अलग जीवों में, आप ये नहीं कह सकते कि छिपकली में यदि पूंछ वापस आ रही है तो मनुष्य में भी ऐसा कुछ होगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि मेरी ये उंगली यदि कट गई है तो किसी भी प्रकार से नई उंगली मेरी नहीं बनेगी। और यदि मैं बात करूं उंगलियों के टिप पर उपस्थित नाखूनों की, तो जी हाँ बिल्कुल, नाखून काटे जाते हैं तो दोबारा भी बढ़ जाते हैं। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि अलग अलग जातियों में पुनरुद्भवन की जो क्षमता होती है वो सभी जातियों में अलग अलग होती है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कि हाइड्रा, जानते हैं आप कि हाइड्रा क्या होता है, कि हाइड्रा को यदि कट गया वो, ठीक है, कारणवश क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया, तो जितने भी पार्ट्स उसके टूटे हैं वो सभी पार्ट्स इंडिविजुअली एक नया हाइड्रा बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई हाइड्रा की। अब इसी की जगह दूसरा एनिमल ले लिया, सैलामेंडर ले लिया। तो सैलामेंडर में क्या होता है कि जो कटा हुआ पाद यानी कि जो लिम्ब होते हैं, यानी कि जो पैर होते हैं, हाइंड लिम्स और फोर लिम्स, यानी कि अग्रपाद और पश्चपाद जो होते हैं वो पुनः निर्मित हो जाते हैं। यानी कि बेसिकली सैलामेंडर के अंदर यदि हम पुनरुद्भवन पढ़ेंगे तो उसमें पुनरुद्भवन की क्रिया स्पेशली किसमें देखी जाएगी, पाद अर्थात लिम्ब में, ठीक है। नेक्स्ट, 5th पॉइंट, पुनरुद्भवन एक ही जाति के जंतु में आयु के साथ परिवर्तित होता रहता है। यानी कि पुनरुद्भवन जब आप पढ़ेंगे तो किसी एक जंतु में आयु के बढ़ने के साथ साथ, यानी कि एज के अकॉर्डिंग पुनरुद्भवन की जो क्रिया है वो भी एज के अकॉर्डिंग जो है चलती रहती है। यदि एज बढ़ेगी तो पुनरुद्भवन की क्रिया जो है घटेगी। समझेंगे इस बात को कि यदि किसी जंतु की उम्र बढ़ रही है, आयु बढ़ रही है, तो आयु के बढ़ने के साथ साथ पुनरुद्भवन की क्षमता उसमें घटेगी। सीधी सी बात है। अपने आसपास आप देखते हैं जो भी एल्डर लोग होते हैं उनका इम्यून और उनकी जो अदर जो एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी तुलना में बेसिकली कम ही होती हैं। तो यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे रीजनरेशन की योग्यता या कैपेसिटी धीरे 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 कम होती जाएगी। तो ये 5 बेसिक आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मैंने आपको बताए हैं एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे हम, रीजनरेशन का इंट्रोडक्शन और उसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ
रीजनरेशन। ठीक है, तो आई होप कि जो भी आज मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा।